जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर और मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर जो कि है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। आज हम बात करेंगे क्या होता है ये कमीशन, क्यों इसको बनाया गया, क्या स्थिति है आज हमारे देश में माइनॉरिटीज की और क्या जरूरत है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की, क्या क्या आगे के रास्ते हैं और क्यों ये न्यूज में है। ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में और देखते रहिए दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर हाल ही की बात करें तो अभी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी थर्सडे की ही बात है जब एक डेडलाइन को दोस्तों आगे बढ़ा दिया है 2 महीने के लिए, और वो डेडलाइन है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में अपॉइंटमेंट्स की। जी हां, अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की तो इसमें काफी समय से दोस्तों सीट्स वैकेंट हैं जहां पर मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, तो उसकी डेडलाइन को अभी बढ़ाकर दोस्तों 30 सितंबर 2021 तक करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दोस्तों दे दिया है। ये इंश्योर करता है दोस्तों कि यहाँ के जो फंक्शंस हैं ताकि सही से चलते रहे, वो नेशनल कमीशन फॉर जो हमारा माइनॉरिटीज है उसके फंक्शंस जो हैं वो ठीक से काम करते रहें और माइनॉरिटीज जो हमारे देश में निवास कर रही हैं उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ऐसा दोस्तों यहाँ पर किया गया है। और उम्मीद की गई है कि 30 सितंबर 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के मेंबर्स को अपॉइंट करेगी ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। दोस्तों, अपना अगर हम बात करें नेशनल कमीशन की तो 1992 के एक्ट के द्वारा ही इस नेशनल कमीशन को बनाया गया था। लेकिन अगर इसके दोस्तों डेवलपमेंट की बात करें, नेशनल कमीशन के डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों 1978 में माइनॉरिटीज कमीशन को बनाया गया था जो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आया था। लेकिन बाद में इसमें चेंज किया गया। 1984 में इस माइनॉरिटी कमीशन को उस समय बिल्कुल नए बने हुए मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत दोस्तों लेके आ गए थे, लेकिन बाद में दोस्तों 1988 तक इस कमीशन को ज्यूरिडिक्शन को रखा गया जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत रहा। अगर 1988 के बाद की बात करें तो 1988 के बाद फिर 1992 में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट आया, उस माइनॉरिटीज एक्ट के बाद इस माइनॉरिटी कमीशन को नाम दिया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई दोस्तों एनसीएम। और अब इसको दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत यहां पे रखा गया। इसके बाद की बात करें तो 1993 में इस एक्ट के बाद ये पहली स्टैट्यूटरी यानी संवैधानिक दोस्तों बॉडी बन गया। स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन को बनाया गया जिसके अंतर्गत दोस्तों 5 कम्युनिटी को उस समय माइनॉरिटीज माना गया था। जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम, हमारे देश में रहने वाले क्रिश्चियंस, हमारे देश में रहने वाले सिख्स, हमारे देश में रहने वाले बुद्धिस्ट और हमारे देश में रहने वाले पारसी, इन सभी को मिलाकर दोस्तों वहां माइनॉरिटीज माना गया। ये 5 लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी, यानी इन सभी लोगों को दोस्तों माइनॉरिटी माना गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल 2014 में जैन कम्युनिटी को भी दोस्तों इसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में नोटिफाई किया गया और एक और माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी इस कमीशन को बढ़ाई गई। अगर बात करें दोस्तों कॉम्पोजिशन की तो माइनॉरिटी जो हमारा कमीशन है यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है दोस्तों, इसको 1992 में बनाया गया और 3 प्रमुख पद यहां पर रखे गए। सबसे पहला एक इंसान होता है जो उसका चेयरमैन होता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो वाइस चेयरमैन होता है और बाकी इसके कुछ 5 मेंबर भी दोस्तों रहते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाके 7 मेंबर्स की ये टीम होती है। 7 मेंबर को यहां पे काम करते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 दोस्तों इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो इसमें रहकर काम करते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें दोस्तों, अगर यहीं पे बात करें तो जनवरी 2021 से दोस्तों, जनवरी 2021 से जो हमारा ये 7 मेंबर्स का कमीशन है इसमें केवल दोस्तों 1 मेंबर रह गया है, क्योंकि बाकी पदों पर दोस्तों भर्तियां ही नहीं हुई, बाकी पदों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी तक अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाई है। इसीलिए दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी 30 सितंबर 2021 तक ये सारे पद भरे जाएं ताकि ये कमीशन अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। और अगर दोस्तों हम बात करें तो इसमें केवल वाइस चेयरमैन दोस्तों उनका रिटायरमेंट जब अक्टूबर में हुआ था, 5 मेंबर दोस्तों और भी यहां पे खाली है, 5 सीट और भी खाली है। इसी वजह से 7 में से केवल 1 व्यक्ति यहां पर रह गया है, बाकी के 6 के 6 सीट दोस्तों यहां पे खाली हो चुके हैं। इसीलिए इस पर प्रेशर बनाया गया है कि सरकार जल्दी से दोस्तों इसके पदों को भरे, यहां पे अपॉइंटमेंट करे। अगर एक नजर डालें इसके पुराने जो भी इसके मेंबर थे उन पर, तो देखिए ये एक लिस्ट है दोस्तों, ये एक लिस्ट मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा।
ये कुछ मेंबर हैं यहां पर जो इनके मेंबर थे। अगर चेयरपर्सन की बात करें तो सैयद गेरोल हसन रिजवी ये इसके चेयरमैन थे, जो कि अभी 25 नवंबर 2020 को दोस्तों रिटायर हुए। इसके अलावा अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो श्री जॉर्ज कुरियन थे, जो 31 मार्च 2020 को दोस्तों रिटायर हो गए थे। उसके बाद मनजीत सिंह जी को बनाया गया, जो 24 अक्टूबर 2020 को दोस्तों रिटायर हो गए। और उसके बाद दोस्तों श्री आतिफ राशिद जी को 5 नवंबर 2020 को यहां पे इसका वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, जो 13 जनवरी 2022 तक दोस्तों चेयरमैन रहेंगे। तो केवल यही एक मेंबर यहां पे ऐसे हैं जो रह गए हैं इसके मेंबर, बाकी सब दोस्तों रिटायर हो चुके हैं। केवल यही एक मेंबर दोस्तों अकेले बचे हैं। बाकी जो इसके 5 मेंबर थे दोस्तों, ये 5 मेंबर भी देखिए 2020 में सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पर इस पर प्रेशर किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी इन पदों की दोस्तों भर्ती यहां पर करे, ताकि ये काम दोस्तों दोबारा से शुरू कर सकें। तो बात अगर करें इनके फंक्शंस की, तो फंक्शंस आपको ध्यान में आ रहे होंगे। माइनॉरिटी कमीशन है तो सारे फंक्शन जो है इसके माइनॉरिटीज को लेकर ही किए जाते हैं। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में माइनॉरिटीज की अगर हम पूरे आजादी से लेकर अब तक के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत जरूरत है माइनॉरिटीज को आगे लेकर आने की। निसंदेह सभी सरकारों ने 1947 के बाद से आज तक माइनॉरिटीज के लिए काफी काम किया, काफी विकास भी हुआ, काफी ग्रो भी हुआ, लेकिन दोस्तों आज भी बहुत जरूरत है कि हम माइनॉरिटीज के लिए काम करें और हमारी सरकार दोस्तों पे काम करे। तो अगर फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है दोस्तों मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, यानी क्या सुरक्षित है या नहीं, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक हमारे देश में सुरक्षित हैं या नहीं, इस बात की मॉनिटरिंग करना, इस बात की देखना और इस बात की चर्चा करना, इस बात को सीरियसली लेना, यह सबसे बड़ा फंक्शन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का। किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिम्मा किस पर है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पर। अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो यह सबसे पहले दोस्तों एक्टिव होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक काम और भी है, हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जो माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम का शुरुआत की थी। उस 15 सूत्रीय कार्यक्रम को इंश्योर करना कि वो इंप्लीमेंट हो रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन सही से हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग सही से हो रही है, इस बात को इंश्योर करना भी दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का ही एक काम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जो भी हमारी कंप्लेंट्स आती हैं, जो हमारे इस समय माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, या फिर अब वो जैन कम्युनिटी हैं, इन सभी कम्युनिटी से आने वाली जो भी शिकायतें हैं, उन सभी शिकायतों को देखना, उनकी जांच पड़ताल करना और सही फैसले को देना, यह भी दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का ही एक काम है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना, डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ था और कहां तक ही आगे बढ़ रहे हैं, इन सभी चीजों को देखना भी दोस्तों हमारे इसी माइनॉरिटी कमीशन का दोस्तों काम है। यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर बात करें तो साथ में एक बात ये और भी करता है, मेकिंग रिकमेंडेशन, यानी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं बनती हैं, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए सेफगार्ड्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाएं, कितना बेहतर तरीके से इफेक्टिवली उनको लगाया जाए, इस बात के रिकमेंडेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को माइनॉरिटी कमीशन से ही दोस्तों प्राप्त होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इस बात के रिकमेंडेशन करता है कि किस प्रकार से योजनाओं को लाया जाए, कौन कौन सी योजनाओं को लाया जाए, ताकि हमारे माइनॉरिटी जो है बहुत ही तेजी से आगे ग्रो कर सकें। इसके अलावा दोस्तों स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है रिगार्डिंग डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ माइनॉरिटीज, इन सब को भी देखना, ये भी दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का ही काम होता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखनी होंगी, दो तीन बातें जो आपके एग्जाम में दोस्तों काम में आने वाली हैं। आगे बात करें दोस्तों, अगर हम लोग अभी हाल फिलहाल की, तो यहां पर देखिए एनसीएम ने बहुत अच्छा रोल कई बार निभाया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने कई बार यह साबित किया है कि उसकी जरूरत भारत में है। चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो 2011 का भरतपुर का कम्युनल राइट्स हो,
चाहे वो बोडो मुस्लिम क्लैशेस हो असम में 2012 में जो हुए थे, इन सभी तरह के केसेस में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने दोस्तों पूरी तरीके से इन केस को इन्वेस्टिगेट किया, पूरी तरीके से राइट्स को इन्वेस्टिगेट किया, पूरी तरीके से जो कम्युनल राइट्स होते हैं, क्लैशेस होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, जो भी हमारे माइनॉरिटीज के साथ जो भी दुर्भावनाएं हो रही हैं, जो भी और चीजें हो रही हैं, उनको दोस्तों सही तरीके जांच करना, ये सारे काम दोस्तों एनसीएम करता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पीछे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, तो 2012 में दोस्तों ये जो असम का नक्शा है, इस असम के नक्शे में से इतनी भूमि को दोस्तों बोडोलैंड बनाने की बात की गई थी। एक ग्रुप ने क्या कहा था कि इस पूरी भूमि को दोस्तों बोडोलैंड बनाना है, इस पूरी भूमि को बोडोलैंड के माध्यम से अलग करना है। तो यहां पर दोस्तों बोडो और मुस्लिम लोगों में, बोडो जाति के लोगों में और मुस्लिम जाति के लोगों में क्लैश हुआ था, जिसमें काफी मुस्लिम यहां पे मारे गए दोस्तों। तो ये भी एक तरह के जितने भी ऐसे घटनाएं होती हैं, छोटी मोटी और भी जो घटनाएं होती हैं, उन सभी को देखना दोस्तों, ये एनसीएम का यहां पे काम रहता है। तो ये इसलिए दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट एक फेज में काम करता है। दोस्तों माइनॉरिटीज की बात करें तो यूएन के द्वारा भी माइनॉरिटीज राइट डे भी मनाया जाता है। 18 दिसंबर को दोस्तों माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, उसको पूरे विश्व में अवेयर करने के लिए, उसके लिए अवेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा 1992 से दोस्तों ये दिन भी मनाया जा रहा है। इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान में करना होगा। अगर बात करें दोस्तों आगे माइनॉरिटीज के बारे में, तो हमारे संविधान में भी कई जगह दोस्तों इस प्रकार की बात की गई है, जिससे अल्पसंख्यकों के प्रति हमारा जो व्यवहार है, या देश का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो व्यवहार है, वो कैसा रहना चाहिए, किस तरह की चीजें में करनी चाहिए, इसका कई जगह पे संविधान में भी उल्लेख हुआ है। उसकी बात एक बार कर लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 38, यानी हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उन्हीं में से आर्टिकल नंबर 38(2) दोस्तों ये कहता है कि सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए, राज्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हर जगह दोस्तों इनइक्वालिटी को हटाया जा सके। यानी जो असमानता है, चाहे वो स्टेटस की असमानता हो, चाहे फैसिलिटीज की असमानता हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज की असमानता हो, इस असमानता को हटाकर सभी ग्रुप्स के बीच में, सभी वर्गों के बीच में समानता को स्थापित किया जाए। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 38 का सेकंड पैरा कहता है हमारी राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसी के साथ दोस्तों डीपीएसपी का ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 46। ये 46 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 46 कहता है टू प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। यानी हमारे बीच में जो भी वीकर सेक्शन है, जो भी पिछड़ा हुआ सेक्शन है, उसको दोस्तों एजुकेशनली और इकोनॉमिकली स्पेशल केयर देना। यानी हमारे समाज में जो भी पिछड़ा हुआ है उसको विशेष केयर देना, उस पर विशेष ध्यान देना, ये हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का दोस्तों एक तरह से कर्तव्य है, इसको निभाना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 46 के द्वारा हमारे डीपीएसपी में कहा गया है। इसी तरह दोस्तों कई और जगह भी इस तरह की भावनाएं हैं। अगर हम आर्टिकल नंबर 51A की बात करें, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का एक पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 51A में है। इसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, यानी हमसे ये कहता है कि हमें एक भाईचारा बना के रहना होगा। किसके बीच में? सभी प्रकार के भाषीय विविधताओं को। हमारे देश में कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं, कई प्रकार के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। तो इन सबके बीच में एक भाईचारा बना के हम लोग रहें, हमारा ही ये कर्तव्य है कि हम सभी के बीच में भाईचारा बनाकर रहें। ऐसा दोस्तों 51A में भी दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, जो कि आपके लिए ध्यान में करना होगा। इस तरह की बातें तो हमारे संविधान के द्वारा हमें बताई गई है। आर्टिकल 15 और 16 के बारे में दोस्तों सभी लोग जानते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव का अंत दोस्तों इन 15 और 16 आर्टिकल द्वारा किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा है। अगर हम आर्टिकल नंबर 15 की बात करें तो यहां साफ साफ लिखा है राइट टू इक्वालिटी, यानी हमारे देश में किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया जाएगा कि भाई तू धर्म का है तो तू ये काम नहीं करेगा,
या तू उस जाति का है तू ये काम नहीं करेगा, या तू उस वंश का है तू ये काम नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 15 कहता है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो सीधे सीधे वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जा सकते हैं। ऐसा आर्टिकल नंबर 15 हम सभी को अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार दोस्तों आर्टिकल 16 कहता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी जो भी अवसर हैं, इंप्लॉयमेंट के अवसर, रोजगार के अवसर, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर यहां मिलना चाहिए। यहां पर भी किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव दोस्तों नहीं होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 कहता है। तो ऐसे कई तरह के प्रावधान हमारे संविधान में हैं दोस्तों, इनको हम ध्यान करेंगे तो अपने को सही से आंसर मिल सकेंगे। आर्टिकल नंबर 25, 26 और 28 में भी दोस्तों इस प्रकार की बातें की गई हैं, जहां अल्पसंख्यकों का विशेष तौर पर ध्यान करा गया है, सभी धर्मों का यहां पर ध्यान करा गया है। और इन्हीं 3 आर्टिकल्स ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार। कैसे अधिकार? फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को स्वतंत्रता से मानने, उसके अभ्यास करने और उसको प्रचार करने का अधिकार यहां पर दिया गया है। साथ में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी जो भी हमारे धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा को देने के लिए हमारा सुविधा दी गई है, हमें स्वतंत्रता दी गई है। यानी जो भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं, जो भी हमारे धार्मिक शिक्षा केंद्र हैं, वहां पर हम अपने धर्म की शिक्षा या अपने धर्म की प्रार्थना दोस्तों वहां पे कर सकते हैं। ये अधिकार भी दोस्तों हमें यहां पर दिया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको कहा गया है राइट टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन टू एस्टैब्लिश द मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पस, मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। यानी जितने भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, सभी धर्मों के लोग अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, उनको चलाने के लिए अपने धर्म के लोगों को अपॉइंट भी कर सकते हैं। यह भी यहां पर कहा गया है कि सभी धर्मों को यह स्वतंत्रता है कि अपने धर्मों की शिक्षा के लिए वो अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोलें और वहां पे अपने अपने धर्मों की शिक्षा दें, अपने लोगों को ही वहां पे अपॉइंट करें। ये पूरी स्वतंत्रता हमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 25, 26, 28 में दोस्तों यहां पर दी गई है। इसी प्रकार दोस्तों आगे अगर देखें तो आगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 29 में भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। यहां भी दोस्तों हमसे कहा गया है हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और द कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। यानी भारत में किसी भी प्रकार के अगर कोई भाषाई अल्पसंख्यक है, अगर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं, यानी हमारे देश में दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं जिनको मानने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ऐसे हर एक इंसान को अधिकार है कि इस प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हमारे संविधान द्वारा दोनों को ही दोस्तों, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, दोनों को ही दोस्तों पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने धर्म, भाषा, क्षेत्र का, अपनी संस्कृति का दोस्तों संरक्षण कर सकें, उसको बचा सकें। इसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि भाई आर्टिकल 29 जो है ये एक प्रकार से केवल अल्पसंख्यकों नहीं है, ये सभी के लिए, क्योंकि भाई आर्टिकल 29 में तो देखो भाषीय जो भाषाई अल्पसंख्यक है वो भी आ गए हैं, जो बाकी लोग हैं वो भी आ गए हैं। इस प्रकार से ये केवल जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं रहा, ये सभी के लिए यहां पर हो गया। कोई भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म को बचाने का प्रयास कर सकता है, उसके संरक्षण के लिए काम कर सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 29 के लिए दोस्तों यहां पे कही है। आगे बात करें आर्टिकल नंबर 30 की, तो आर्टिकल नंबर 30 भी यही करता है, confined only to minorities। आर्टिकल नंबर 30 जो है ये केवल माइनॉरिटीज के लिए है। क्या कहता है? have the right to establish and administer educational institute for their choice। यानी आर्टिकल नंबर 30 जो है ये विशेषकर माइनॉरिटीज से ही कहता है, माइनॉरिटीज को ही अधिकार देता है कि आप अपने लिए कोई भी शैक्षिक संस्थान बना सकते हो और उसका संचालन भी कर सकते हो। जैसा कि आर्टिकल नंबर 29 में वहां तो सभी के लिए कह दिया गया, लेकिन यहां आर्टिकल 30 जो है ये केवल माइनॉरिटीज के लिए दोस्तों यहां पर कहा गया है। तो ये स्पेशली माइनॉरिटीज को ही अधिकार दोस्तों देता है। बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 350 बी की, तो हमारे देश में दोस्तों 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसने ये कहा था कि एक स्पेशल ऑफिसर रखा जाएगा फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यानी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति अब एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। क्या होती है इसकी ड्यूटी? स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो स्पेशल ऑफिसर होता है, इसका केवल यही काम है कि ये उन मुद्दों को, उन मसलों को, उन मामलों को देखे जो भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान के द्वारा सुरक्षा देने के लिए प्राप्त होते हैं। अगर भाषाई अल्पसंख्यकों को वो सुरक्षात्मक कदम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब ये स्पेशल ऑफिसर उनको प्राप्त कराने का प्रयास करता है और भाषाई अल्पसंख्यकों का पूरी तरीके से संरक्षण करने में सहायता करता है। इसी प्रकार बात करें दोस्तों, देश में 2004 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया गया था, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इन्होंने क्या किया था? गिव्स द माइनॉरिटी स्टेटस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 6 रिलीजियस कमिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी 6 जो कमिटीज हैं, उनके जो शैक्षिक संस्थान हैं, उनको माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों का दर्जा देने के लिए ये संस्थान खोला गया था, ये एक्ट दोस्तों लाया गया था। इसके द्वारा ही डोमिनेंस ऑफ नॉन माइनॉरिटीज कैटेगरी इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, यानी यही दोस्तों करता है डिसएप्रोप्रिएट नंबर ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और डोमिनेंस ऑफ द नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी। यानी इसका काम यही है। इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया ताकि ये अल्पसंख्यक संस्थानों की एक सूची बना सके और उनको दोस्तों अल्पसंख्यक संस्थानों का दर्जा दे सके। तो ऐसा काम दोस्तों यहां पर किया गया था। यानी दोस्तों अगर देखा जाए कुल मिला के, तो देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए काम कई सारे हो रहे हैं, योजनाएं कई सारी बनी है, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन दोस्तों यहां पर ठीक तरीके से हो, इस पर सरकार को यहां पर ध्यान देना होगा। अगर मैं आप एक बात ध्यान दिलाऊं स्ट्रक्चर कमेटी की, दोस्तों स्ट्रक्चर कमेटी बनाई गई थी अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम धर्म के अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश अल्पसंख्यकों की वो सारी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उस पर दोस्तों अभी तक भी काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। इस वजह से दोस्तों मैंने कहा कि इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। योजनाएं बहुत आ रही हैं, काम बहुत सारे किए जा रहे हैं और काफी सुधार भी हो रहा है, लेकिन जो योजनाएं हैं, जो एक्ट हैं, जो चीजें हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन क्या सही प्रकार से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर बात करें तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की जरूरत भारत देश में है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज अपने सभी उद्देश्यों में सफल हो पाया है? क्या नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज में आगे को सुधार की जरूरत है? क्या इसके स्ट्रक्चर में कोई सुधार होना चाहिए? क्या इसका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए? क्या इसको काम करने चाहिए जिससे भारत देश के सभी अल्पसंख्यकों का विकास हो, वो अच्छे दरों पर पहुंचे, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से वो अच्छी तरह से उभरे? क्या विचार है आपके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको कंटेंट, और आगे कौन से विषयों पर आपको कंटेंट चाहिए, कौन से विषयों पर आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। मैं आपके लिए दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी सुरक्षित रहें, आप सभी ऊर्जाओं से भरे रहें और आप सभी आलस्य से दूर रहें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।